नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल का दिन अमेरिका के लिए बेहद खराब रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी ख्वाब में भी यह तसव्वुर नहीं किया होगा कि ईरान के आसमान पर ऐसी मार झेलनी पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में बोलते हुए कह रहे थे कि उनके पास तो कुछ है नहीं, ईरान का पूरा एयर डिफेंस हमने खत्म कर दिया है। नो एयर डिफेंस, नो एयरफोर्स, नो नेवी, कुछ है ही नहीं उनके पास। सब कुछ पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनके आसमान पर हम जैसे चाहते हैं वैसे उड़ते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। यानी उनके स्काई पर, उनके आसमान पर हमारा पूरा डोमिनेशन है, ये दावा ट्रंप साहब कर रहे थे। और अगर केवल कल की बात करें, अभी जेट और जहाजों को छोड़ देते हैं, एयर डिफेंस की सिर्फ हम अगर बात कर लें तो कल खोमीन और जंजन में 2 क्रूज मिसाइल्स को मार गिराया है ईरान ने। इस्फहान में 2 MQ-9 जो उनके रीपर ड्रोन्स होते हैं, उन ड्रोन्स को मार के गिराया है। बुशहर में एक हरमस ड्रोन को गिराया है। यानी कल के कल कम से कम 5 निशाने ईरान के एयर डिफेंस ने लगाए हैं, जो बिल्कुल सही लगे हैं। और इनके ड्रोन और इनकी मिसाइलें जमीन पर गिरी हुई हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा आप जानते हैं कि इनका F-15E जिसमें 2 पायलट थे, उसको हिट किया गया था। एक पायलट को तो इन्होंने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन एक पायलट के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है। दोबारा बता दूं कि F-15E जो है $94 मिलियन का है, $94 मिलियन का है। आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां भी हो, डॉलर से रुपए को कन्वर्ट करके देख लें कि कितने 100 कितने हजार करोड़ का इनका जहाज था जिसको ईरान ने हिट किया है। और कहा यह जा रहा है कि जब रेस्क्यू के लिए इन्होंने जहाजें भेजी, उसमें से भी एक जहाज को नुकसान पहुंचा है, एक जहाज को और नुकसान पहुंचा है जो गिर गया है। बाकी जो जहाज हैं उनकी कंडीशन यह है कि पायलट सेव कर लिए गए हैं, लेकिन इसका एक पायलट कहां है किसी को पता नहीं है। कल एक ईरानी बिजनेसमैन ने बाकायदा वीडियो बनाकर कहा कि इस पायलट को अगर कोई पकड़ेगा तो हम उसे बड़ा इनाम देंगे। तो अगर केवल कल की बात कर लें तो F-15E, HS-60W जो 2 आए थे उन पर चोट पहुंची है, A-10 है, एक F-16 है, एक KC-135 है। इन सब पर चोट पहुंचाई है ईरान ने। ड्रोन और मिसाइल का मैं पहले बता चुका हूं। तो ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसके पास एयर डिफेंस है। दरअसल ईरान के मसले पर मुझे यह लगता है कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है और साथ में जो इजरायली इंटेलिजेंस है, सारे के सारे कंफ्यूज हैं। यह बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि बाकी मुल्क अपनी क्षमता का, अपना जो उनका एयर पावर है, बाकी पावर्स हैं, मुजाहिरा बहुत करते हैं, क्योंकि उनको बेचना होता है, सिस्टम बेचना होता है, इसलिए मुजाहिरा बहुत करते हैं। ईरान ने चुपचाप क्या बनाया है किसी को पता नहीं। अब यह कहा जा रहा है कि ईरान के पास अपना होम ग्रोन यानी खुद बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में CIA या मोसाद को कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड जो उनकी सुरंगें हैं, अंडरग्राउंड जो पूरे के पूरे शहर बसाए हैं उन्होंने, उसमें वो बनाए गए हैं और रखे गए थे इसी दिन के लिए, जिस दिन अमेरिका को यह लगने लगे कि ईरान में हमारा पूरा डोमिनेंस हो गया है। और अब आप ये यकीन जानिए कि आगे जहाजें अभी बहुत आएंगी, हमला करने की कोशिशें बहुत होंगी, लेकिन इतना पक्का है कि अमेरिका की जहाजों का भी कब्रगाह बनेगा ईरान। अमेरिका की जहाजें भी लगातार गिराई जाएंगी। जहां तक ईरान के हमले का सवाल है, ईरान ने कल 2 या 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला नगेव पे किया है। नगेव से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है कि पॉइंटेड निशाना था और नुकसान पहुंचा है। कहां पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, उसमें कौन था, इसके बारे में डिटेल जाहिर है हमारे पास नहीं है, क्योंकि इजराइल ने सब कुछ सेंसर करके रखा है। इसके अलावा एक वीडियो आया है जिसमें बीरशेबा की एक फैक्ट्री पर हमला हुआ है और फैक्ट्री पूरी तरह से जल के खाक हो गई। अब अगर देखें तो एक और ड्रोन फैक्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। ऐसी फैक्ट्री जहां इजराइल ड्रोन बनाता था, उस फैक्ट्री को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, यह बताया जा रहा है। यानी ईरान बिल्कुल पॉइंटेड हमले कर रहा है उनके डिफेंस पर और उनके डिफेंस से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक खबर बता दूं फिर आगे बढ़ूंगा। सऊदी अरबिया में आप जानते हैं, रियाद में अमेरिकन एम्बेसी पर ईरान ने हमला किया था और शुरू में यह कहा गया कि यह हमला बेअसर रहा, इस हमले में कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जितना बताया गया था उससे बहुत ज्यादा नुकसान रियाद की अमेरिकन एम्बेसी में हुआ है।
ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि खास तौर पे जब आप यूएई की खबरें देखते हैं तो हमेशा ये बताया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ यूएई ये बताती है कि डिबरी गिरने से हुआ है, मिसाइल कहीं हिट नहीं की है। अब यह खबर कितनी सही है कितनी गलत है यह हम नहीं जानते, लेकिन एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर जो हमला हुआ था, ग्लोबल एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर हमला हुआ था, ईरान ने जो अटैक किया था, उसके बारे में कहा गया था डिबरी गिरी है। अब ग्लोबल एल्यूमिनियम कंपनी यह कह रही है कि हम अपना प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। अगर केवल डिबरी गिरी होती तो एक एल्यूमिनियम कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है जबरदस्त, वो अपना प्रोडक्शन कैसे बंद कर सकती थी? इसलिए ऐसा लगता है कि अबू धाबी में जो ये ग्लोबल एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, इस पर भी मार जबरदस्त पड़ी है। कल ये खबर आई थी कि कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर ईरान ने हमला किया है। ईरान का यह कहना है, आईआरजीसी का कहना है कि हमने डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला नहीं किया है। पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे गल्फ में जिन डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला हुआ है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम ये इनह्यूमन काम नहीं करेंगे। यह हमला इजराइल ने किया होगा। अब कौन सही बोल रहा है कौन गलत मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ईरान को डीसैलिनेशन प्लांट्स पर बिल्कुल हमला नहीं करना चाहिए। यह हमला वहां के लोगों पर हमला हो जाएगा, वहां के लोग जो पानी पीते हैं वो मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए यह हमला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कल एक और बड़ी खबर आई जो कंफर्म तो नहीं है लेकिन क्रेडल ने कोट किया था। क्रेडल का यह कहना है कि सीरिया की तरफ से भी कुछ मिसाइलें इजराइल में चली हैं। हिजबुल्लाह तो चला ही रहा है लगातार, हिजबुल्लाह पर अलग से बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं, लेकिन सीरिया की तरफ से अगर मिसाइलें चली हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सीरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी हरकतें लगातार दिख रही हैं, उसके बयान दिख रहे हैं। आप जानते हैं फलस्तीन गजा के मुद्दे पर लगातार सीरिया में जुलूस निकल रहे हैं। इजराइल की कनेसेट ने जो नया कानून बनाया है उसके खिलाफ सीरिया में लगातार लोग सड़क पर उतर रहे हैं, और अगर सीरिया से मिसाइलें चली हैं इसका मतलब सीरिया में रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। यह अलशरा के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। आगे बढ़ूं उसके पहले एक बातें मैं कर लूं। अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप वीडियोस डाला कीजिए तो उसके साथ डेट डाल दीजिए। अब उसके बाद कहेंगे कि टाइम डाल दीजिए कि कितने बजे आपने ये वीडियो लगाया है, फिर कहेंगे कि कितने बजे शूट किया है ये टाइम लगा दीजिए। भाई YouTube जब आप खोलते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले, 1 महीने पहले या 2 घंटे पहले, तो वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी अपने वीडियोस में लगातार मैं कोशिश करता हूं कि जिस डेट की बात कर रहा हूं उस डेट का एक बार जिक्र जरूर कर दूं। जैसे आज 4 अप्रैल है, तो डेट्स वीडियो में देने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि YouTube पहले से डेट देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर यह है, और यह कोई बहुत खुश होने वाली खबर नहीं है, कि जो बातचीत की बात चल रही थी वो पूरी तरह से बंद हो गई है। पाकिस्तान यह कोशिश कर रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के अंदर बातचीत हो जाए। पाकिस्तान में 4 विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी जिसमें इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की शामिल थे। उस मीटिंग के बाद इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और आसिम मुनीर, ये दोनों लोग चाइना भी गए थे, वहां से भी एक बयान आया था। अब ईरान का यह बयान आया है कि पाकिस्तान में जिस मीटिंग की बात हो रही है उस मीटिंग में हम हिस्सा नहीं लेंगे, और कारण यह बताया गया है कि जो 15 डिमांड्स की हैं अमेरिका ने, जिसमें 12 डिमांड हैं और 3 छूट देने की बात की गई है, वो हमको मंजूर नहीं है, यह कहा है ईरान ने, और इसके चलते बातचीत पाकिस्तान में नहीं होगी। अब इन शर्तों की वजह से बातचीत नहीं होगी या फिर पाकिस्तान में ईरान बातचीत नहीं करना चाहता था, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। जब यह खबर आई कि पाकिस्तान में ईरान बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो कोशिश यह की गई कि कतर, जो पहले भी मेडिएट कर चुका है, कतर को एक्टिवेट किया जाए कि वो मेडिएट करे और दोहा के अंदर बातचीत हो। लेकिन कतर से खबर यह आई है कि कतर ने सीधे मना कर दिया है कि हम कोई मेडिएशन नहीं करने वाले। दोहा में आप जानते हैं 12 रोजा जंग जो हुई थी उसके ठीक पहले दोहा में ही बातचीत चल रही थी, और दोहा में जो बातचीत चल रही थी उसी के बीच ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, इजराइल ने अटैक किया था। उसके बाद ओमान एक्टिवेट होता है। ओमान ने इस बार बातचीत की, जिनेवा में बातचीत चल रही थी, और उस बातचीत के बीच में फिर से ईरान के ऊपर अटैक किया गया। तो ओमान ने तो पहले ही कह दिया है कि हम किसी मीडिएशन में शामिल नहीं होंगे। कतर ने
अब यह क्लियर कर दिया है कि यह जो मीडिएशन हो रहा है इसमें दोहा में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम कोई रोल नहीं निभाएंगे। कतर ने ईरान के साथ एक तरह का समझौता कर लिया है। कई लोगों का कहना है पैसे दिए हैं, कई लोगों का कहना है कि पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन समझौता कर दिया है। और इसी वजह से कतर के ऊपर आप देखते हैं अटैक्स बहुत कम हो रहे हैं, या लगभग आप कह सकते हैं कतर के ऊपर अटैक बंद है। कतर फिर से इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता। क्यों? क्योंकि इजराइल और अमेरिका के ऊपर कतर भरोसा नहीं कर सकता है। उसे नहीं पता कि बातचीत हो, एक ट्रूस लागू कर दिया जाए और उसी बीच में जब ईरान शांति से बैठा हो, हमला करके 2-4 लोगों को मार दिया जाए या कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दिया जाए। अमेरिका ने 48 घंटे के ट्रूस की बात की थी कि 48 घंटे जंग को रोक दिया जाए, 48 घंटे बाद फिर से जंग शुरू होगी। ईरान ने सीधे मना कर दिया है कि इस तरह का ना कोई ट्रूस हमें मंजूर है और ना ही कोई हमें सीज फायर मंजूर है। परमानेंट अगर वार बंद करनी है तो बात करो, और उसमें भी हम तुम्हारी सारी शर्तें नहीं मानेंगे, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की शर्तें नहीं मानेंगे। यानी अगर कोई भी सीज फायर हो रहा है तो उसमें नॉन एग्रेशन पैक्ट करना पड़ेगा। नॉन एग्रेशन पैक्ट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह हुआ कि हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे। साथ में सैंक्शंस हटाने और बाकी सबकी शर्तें तो हैं ही। अब यह खबर कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग सकती है कि जंग और जारी रहेगी। जंग तो जारी रहेगी, ये तो पहले से पता है मुझे। अभी यह जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या ईरान का यह डिसीजन सही है? अगर एक तरह से देखें तो डिसीजन सही है, क्योंकि 48 घंटे के ट्रूस आप करिए और उसी बीच में आपके किसी नेता को निशाना बना दिया जाए, कोई बड़ा हमला कर दिया जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ईरान के सामने अमेरिका और इजराइल ने खुद को पूरी तरह से भरोसे लायक ना होना साबित कर दिया है। यानी उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल कभी भी कुछ कर सकते हैं, यह बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह कि ईरान कितने दिनों तक हमला झेल सकता है, यह एक मुश्किल सवाल है। आप जोश में कहेंगे तो कह सकते हैं कि ईरान बहुत सालों तक हमला झेल सकता है, लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह से फैसिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, एक वक्त के बाद परेशानी तो शुरू होती है। और आप देखिए ईस्टर संडे जो आने वाला है, यानी आज जब मैं बात कर रहा हूं तो शनिवार है, कल संडे है, बहुत सारी जहाजें आ रही हैं, मरीन्स आ रहे हैं और सबके संडे तक पहुंचने की उम्मीद है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि संडे को बड़ा अटैक हो सकता है। वैसे भी आप जानते हैं पीटर हेग्सेथ जैसा आदमी बैठा हुआ है वहां पर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन के, जो अपने आप को वार मिनिस्टर कहता है, सेक्रेटरी ऑफ वार कहना पसंद करता है। और मैं पीट हेग्सेथ का नाम क्यों ले रहा हूं? इजराइल के बारे में आपको पता है कि वो जानबूझकर अपने जो धार्मिक हॉलिडेज होते हैं, जिस दिन कोई त्योहार होता है, उस दिन जो छुट्टी होती है, उस दिन वो हमला करता है। उसको लगता है कि गॉड से वो ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा उसको, त्योहार के दिन हमला करके कोई हिस्ट्री वो क्रिएट कर देगा। अब ऐसे ही संडे आ रहा है, ईस्टर संडे आ रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस संडे को बहुत मुमकिन है कि अमेरिका बड़ा हमला करे। और आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इस हमले के बाद ईरान खत्म हो जाएगा। और कितने घर गिराए, कितनी दुकानें तोड़ी, इससे जंग जीती भी नहीं जाती है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। और यह भी सही है कि अगर बूट ऑन द ग्राउंड करेंगे, जमीन पर उतरेंगे, तो बहुत बुरी मार खाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सब प्रोसेस में ईरान का भी नुकसान बहुत होगा। तो मुझे लगता है IRGC ने यह कैलकुलेट किया होगा कि यह जंग वो कब तक खींच सकता है। बाकी जंगों का क्या है? इराक के साथ जो वार चली थी वो 8 साल चली थी, और अगर पुरानी वार की बात करें, वियतनाम के साथ तकरीबन 20 साल वार चली थी, और उसके बाद अमेरिका को वहां से भागना पड़ा था। तो वार्स तो दुनिया में बहुत लंबी लंबी चली हैं। ईरान कितनी लंबी ये वार झेल सकता है, क्या उसके पास टेक्निक है, क्या उसकी प्लानिंग है, ये हम नहीं जानते। एक बात हम जानते हैं कि किसी भी जंग में एक आर्मी को हराना बड़ा आसान काम होता है। एक आर्मी आपके सामने है, आप उससे लड़ते हैं, सबको मार देंगे, या सारे लोग अगर आपके सामने सर झुका देंगे तो आप जंग जीत गए। लेकिन किसी एक मुल्क को हराना, खुद मुख्तारी से भरे हुए किसी मुल्क को हराना, अपने इतिहास पर गर्व करने वाले, अपने इतिहास को दिल से लगाने वाले, अपने मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले पूरे के पूरे मुल्क को हराना बेहद मुश्किल काम है। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं ईरान से, आप जरा देखिए, औरतें हैं, हाथ में बंदूक ली हैं, यहां वहां बैठी हुई हैं, दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार है।
नौरोज मना रहे हैं। आप सोचिए, चारों तरफ बम गिर रहे हैं और नौरोज के वीडियो आ रहे हैं। कल नौरोज का आखिरी दिन था और हमने देखा पार्कों में, घरों में, बाहर आराम से नौरोज मना रहे हैं। रोज बम गिर रहे हैं, रोज मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन तेहरान से लेकर, कुम से लेकर, इस्फहान से लेकर हर जगह आपको सड़कों पर, शिराज तक में आपको सड़कों पर हजारों लोग रोज निकलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में। खबरें आ रही हैं कि कनाडा से और कहां कहां से जो ईरानी चले गए थे अपना मुल्क छोड़कर वहां पर नौकरी करने, काम करने, वो लौट के आ रहे हैं। इस जंग के पहले बात की गई थी कि ईरानी भागेंगे तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन भागना छोड़ दीजिए, वो तो दीगर मुल्कों से जहां वो बिल्कुल सेफ हैं वहां से लौट कर अपने मुल्क में आ रहे हैं, जुलूसों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुश्किल के वक्त में हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। जो लोग खामनेई साहब के खिलाफ थे, जो लोग इस्लामिक क्रांति के खिलाफ थे, ऐसे हजारों लोग सड़कों पर हैं जो कह रहे हैं कि आपस का झगड़ा हम निपटा लेंगे, लेकिन मुल्क के साथ हम खड़े रहेंगे। कल जो रेस्क्यू करने इनका प्लेन आया था, सोचिए, मतलब जो नोमेड्स हैं, बंजारे हैं, वो बंजारे अपनी बंदूक लेकर घूम रहे थे और फायर कर रहे थे। एक वीडियो आया जिसमें एक बाप अपने अधबने घर, केवल पिलर सभी लगे हैं, घर नहीं बना है, वहां खड़ा होकर अपनी राइफल से मारने की कोशिश कर रहा है जो इनके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आए थे, और उसकी बेटी कह रही है मारो मारो। तो बंजारे, बलोच, सारे के सारे, औरतें, मर्द, सब जब इस जंग में शामिल हैं तो अमेरिका के लिए इस जंग को जीतना तो नामुमकिन है, ईरान को झुका पाना तो नामुमकिन है, बर्बाद करना मुमकिन है। और बर्बादी का क्या है, बर्बादी फिर से बन जाएगी। अगर इजराइल को फाइनेंस करने के लिए अमेरिका बैठा है, इजराइल की जो तबाही है वो तबाही अमेरिका दूर कर सकता है, बनवा सकता है, तो ईरान को भी मदद करने वालों की कमी नहीं होगी, खासतौर पे तब जब ईरान के पास तेल और गैस से लेकर तमाम चीजों का बड़ा भंडार है। यूं ही नहीं है कि अमेरिका के अखबार अब छाप रहे हैं, द नेशन की खबर है ये, वो कहता है कि ईरान पर जो ट्रंप की स्पीच थी वो एक लूजर की स्पीच थी, हारने वाले की स्पीच थी, जिसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंग के बीच में चीफ ऑफ द डिफेंस हटाए जा रहे हैं। फ्रांस ने 27 साल बाद अमेरिका के किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है। आप सोचिए, ये लोग पहुंचे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए एक आर्मी जाए जिसको यूएन का सैंक्शन हो, और वो आर्मी जाकर वो सारे मुल्कों के, यूएन के सारे मुल्कों की आर्मी हो जो जाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाए। चाइना और रशिया ने उस पर वीटो लगाया, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन फ्रांस ने वीटो लगाया, मैक्रोन ने वीटो लगाया। उसने कहा यह बेकार की बात है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने की जरूरत आर्मी के साथ नहीं है। और आप देखिए, फ्रांस की जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास कर जाती है। ब्रिटेन मीटिंग बुलाता है और उस मीटिंग में तय होता है कि ईरान के साथ डील किया जाए। यानी ईरान से लड़ने की जगह दुनिया ईरान से डील करना पसंद कर रही है, यानी दुनिया ईरान के ऊपर भरोसा कर रही है कि डिप्लोमेटिकली इनसे बात की जा सकती है, जबकि अमेरिका और इजराइल के ऊपर यह भरोसा नहीं है, क्योंकि वो धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। हिजबुल्लाह को 4 दिन में यह खत्म करने गए थे और अब कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनना हमारे बस की बात नहीं है, बफर जोन बनाएंगे। बफर जोन बनाएंगे तो हिजबुल्लाह के ड्रोन वहां पर रोज गिरेंगे और इनके लिए नॉर्थ, अपना जो इलाका है, उसको बचा पाना मुश्किल काम हो जाएगा। जर्मनी जैसी कंट्री जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगातार इजराइल को सपोर्ट करती थी, वहां पर इजराइल का सपोर्ट लगातार घट रहा है। और जनता के बीच की बात नहीं कर रहा हूं, जर्मन गवर्नमेंट इजराइल की सहायता करने से अब कट रही है। तो यह जंग जितनी लंबी चलेगी, 2 चीजें तय हैं, दुनिया वैसी नहीं रह जाएगी। अमेरिका अब उस तरह से शहंशाह, बादशाह नहीं रह जाएगा। अब तक अमेरिका ने जहां भी हमला किया, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे इस तरह की जगह हो, वहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। गए, मारे, 4 दिन में चले आए, तालियां बजवा ली, तेल लूट लिया। यहां कदम कदम पर रेजिस्टेंस है। जमीन पर उतरेंगे तो ईरान के हर नागरिक से इनको लड़ना पड़ेगा, आसमान में रहेंगे तो ईरान के अपने एयर डिफेंस से लड़ना पड़ेगा, और समंदर में जाएंगे तो ईरान की जो नेवी है, जो छोटी और तेज बोट्स हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए यह जंग जितनी लंबी चलेगी, अमेरिका के लिए फाइनेंशियल और बाकी सब प्रॉब्लम बढ़ेगी। और अगर जेरूसलम पोस्ट को देखें, जो पूरी तरह से गोदी मीडिया है, आप देखिए हालात ये हैं कि इजराइल का अखबार, जेरूसलम पोस्ट इजराइल का सरकारी अखबार आप कह सकते हैं एक तरह से, वो कह रहा है कि अगर ऐसे ही चीजें चलती रहीं तो नेतन्याहू और उसके लोग इस देश को
इनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। स्टेबिलिटी जो हमारी है वो खतरे में पड़ेगी, यानी इजराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो कल क्या होगा ये हम नहीं जानते। हो सकता है संडे की रात को या जब हमारे यहां मंडे हो, ईरान पर बड़ा हमला हो। ईरान को पता है, अगर मुझे पता है तो ईरान को भी पता है ये। इसकी ईरान ने क्या तैयारी की है हम नहीं जानते हैं, इसीलिए ये हमला भी अमेरिका को उल्टा पड़ सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं, लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। किस दिन का वीडियो है, किस वक्त का वीडियो है, वो चेक करने के लिए अपने ही मोबाइल में वीडियो के नीचे देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि लगातार वीडियो आपके पास पहुंचते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।